बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में क्या है। तो पहले हमने डिस्कस किया था जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का स्ट्रेट चेन पॉसिबिलिटीज़ को हमने रूल्ड आउट किया। फिर हमने कैक्यूले स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जैसे उसमें बताया था कि रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। उसकी सपोर्ट में फिर हमने जो एविडेंसेस थे उनकी डिस्कशन की। उसके बाद फिर हमने एक्सरे एनालिसिस किया कि जो एक्सरे एनालिसिस में हमें पता चलता है कि जो कार्बन कार्बन तमाम जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। कितनी है? 1.397 एंगस्ट्रॉम, और हर बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि जो कैक्यूलस स्ट्रक्चर है उसमें ऑब्जेक्शंस क्या हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि जो कैक्यूलस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इट शुड गो एडिशन रिएक्शंस रेडिली फास्ट, लेकिन ये जो एडिशन रिएक्शन में रिलक्टेंट शो करता है। फिर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन की निस्बत ज़्यादा आसानी से जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा मेथड हमारा है रेजोनेंस मेथड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच क्या थी जो इसके बारे में। तो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं, उसके मुताबिक जो हर कार्बन है बेंजीन के अंदर वो sp2 हिब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट अगर देखें तो लिखी हुई है कार्बन की 1s2 2s2 होता है, आपको पता है 2p0 होता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 1s2 2s का इलेक्ट्रॉन जो है 2pz में प्रमोट कर जाता है। इसको मैंने 2pz को अलग कलर से इसलिए शो किया है क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो s और 2p आपस में जब मिलेंगे तो आपको पता है क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp2 हिब्रिडाइज 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, आपको पता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और सेम ऑर्बिटल बन जाते हैं। उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शेप भी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये 2pz जो है इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो भी एटम डबल बॉन्ड बनाता है या तो पाई बॉन्ड बनाता है उसके लिए 2pz को हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इसको भी हम पार्टिसिपेट कर लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा लें, तो आपको पता है फिर कार्बन जो है सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 2pz हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, ये ऐसे उसके पास रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो एक कार्बन, ये कार्बन बेंजीन में चूंकि 6 कार्बन है, ये अगर sp2 हिब्रिडाइजेशन हर कार्बन करेगा तो हर कार्बन के पास 3 sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। आप देख सकते हैं इस कार्बन के 3 sp2 हैं, एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक ये sp2। इस कार्बन के देखें, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। इस कार्बन का एक sp2 sp2 sp2। इस कार्बन को मैंने स्टैंडर्ड बना के आपको समझाने के लिए लिखा है। इस sp2 और इस sp2 और इस sp2 की बॉन्डिंग चेक करें क्या होती है। इस कार्बन का sp2 इस वाले कार्बन के sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये भी बना हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये कार्बन का sp2 इस कार्बन के sp2 से भी सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब ये तीसरा sp2 जो है हाइड्रोजन के s के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये हाइड्रोजन का s बॉन्ड जो है वो बन गया है। यानी कि sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, और sp2s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये CH बॉन्ड बन गया। इसी तरह इस कार्बन का भी देखें, sp2 ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का इस कार्बन से sp2 बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है किससे मिलेगा, s के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, CH बॉन्ड ये बन जाएगा। इस तरह ये वाला भी किससे मिलेगा, हाइड्रोजन के s के साथ। इसी तरह आप देख सकते हैं सारे ये बॉन्ड जो है ये भी किससे मिलेगा, हाइड्रोजन के s के साथ, हाइड्रोजन के s के साथ, हाइड्रोजन के s के साथ। तो आपको पता है बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन आर देयर इन बेंजीन, और ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, CH 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 CH।
तो कार्बन के तीनों sp2 हमने यूटिलाइज कर लिए इन मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो हर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ये जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे हमने इसको यूटिलाइज कर लिया इन मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब हर कार्बन अपने 3 सिग्मा बॉन्ड्स को यूटिलाइज कर चुका है। अब उसके पास एक बच गया 2pz। अब मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कार्बन का जो रिंग्स शो किया है, कार्बन एटम भी शो नहीं किया। अंडरस्टूड है, ये कॉर्नर जो है ये 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे हैं और हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन है। वो भी मैंने लिखना जो है वो जरूरी नहीं समझा यहाँ पे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, वो भी हैं। अब हमारे पास, अब चूंकि हमने सिर्फ 2pz की बात करनी है, तो हर कार्बन के पास 2pz ऑर्बिटल जो है वो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे ये फर्ज करें इस तरह है तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। आपको पता ही है इसका कि जो पैरेलल ओवरलैपिंग जब दो बॉन्ड करते हैं, ये देखें ये इस तरह ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आपको पता है इसका। अब हमारे पास यहाँ पे बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास अगर आप देखें इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.397 एंगस्ट्रॉम, 1.397 एंगस्ट्रॉम। हर कार्बन की हमने एक्सरे एनालिसिस में पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब है ये पी ऑर्बिटल फर्ज करें हम कहते हैं कि इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, ये इसके साथ करता है, फिर ये वाला इसके साथ करता है और ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। एक पाई बॉन्ड यहां डेवलप हो गया, ये वाला, फिर पाई बॉन्ड एक इधर डेवलप हो गया, ये वाला, फिर पाई बॉन्ड इधर डेवलप हो गया। तो 3 पाई बॉन्ड्स बन गए हैं। ये देखें ऐसे ही लग रहा है आपको जैसे कि एक्यूले का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसने भी यही कहा था कि 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर इसके मुताबिक बन गया। अब आप मुझे बताएं कि इस ऑर्बिटल का जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस यहां से है। यानी कि इसको अगर आप इन मार्कर के जरिए समझें तो एक ऑर्बिटल फर्ज करें यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। इस तरह प्लेन में है सारे, ये सारे प्लेन में है। अब जिस तरह ये जितना ये ग्रीन, इसको रेड इधर कर लेते हैं फर्ज करें ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। अब ये जितना रेड मार्कर इस ग्रीन मार्कर के फासले से है, जितना डिस्टेंस पे है उतना ही इधर दूसरे वाले ग्रीन मार्कर से इसका डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर ये इधर ओवरलैपिंग कर सकता है तो ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है। देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसको क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है अगला स्ट्रक्चर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करे और ये वाला इसके साथ करे। अब जब इसने इसके साथ ओवरलैपिंग की तो पाई बॉन्ड फिर यहां बनेगा, ये देखें। फिर ये वाला इसके साथ नहीं करेगा तो ये वाला फिर इसके साथ कर सकता है ओवरलैपिंग, तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये वाला इसके साथ नहीं करेगा, वो वाला फिर इसके साथ करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी थी कि पहले ये वाला इसके साथ करे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो ये पॉसिबिलिटी एक बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ की कि ये वाला ऑर्बिटल जो है इसके साथ ओवरलैपिंग करे और ये वाला इसके साथ करे और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना। तो देखिए पोजीशन चेंज हो गई। पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, यहाँ नहीं था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं था, यहाँ पे डेवलप हो गया। तो ये मैंने आपके सामने जो 2 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ की हैं। अब एक्चुअली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इधर भी ओवरलैपिंग करे तो 50% चांस उधर है, 50% चांस इधर है। तो जो हमारे पास जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ आती है वो है 1.397, वो हर एक बॉन्ड लेंथ सेम है। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों तरफ 50-50% ये ओवरलैपिंग करेगा। 50% ये बॉन्ड इधर ओवरलैपिंग करेगा, 50% इधर करेगा। तो ये देखें इस स्ट्रक्चर को अगर आप अज्यूम करें कि ये आधा इधर ओवरलैप कर रहा है, आधा इधर कर रहा है, तो ये अगर इन सारे मैं जो सर्कल्स को मिलाऊं तो ये फर्ज करें ये इस तरह एक अरेंजमेंट बन जाएगी और इस नीचे वालों की ऐसे एक अरेंजमेंट बन जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन की शीट है, प्लेनर शीट है, उसके ऊपर एक ये जो सर्कल शो किया है, ये जो है जैसे आप जिंगर बर्गर नहीं खाते, जिंगर बर्गर के ऊपर वाला जो बन है वो ऊपर वाला आ गया, दरमियान में शामी कबाब आ गया,
एग आ गया, उसके नीचे फिर एक दूसरा स्लाइस उसका आ जाता है। तो ये समझ लें एक स्लाइस ऊपर है, एक स्लाइस नीचे है और दरमियान में 6 कार्बन की एक शीट आ गई है। तो ये इसकी जो टोटल फाइनल जो डायग्राम है, ये डायग्राम पॉसिबिलिटी है कि इस तरह हो। लेकिन आप इसकी मिसाल को समझाने के लिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखी है, आप डायग्राम बनाइए, इसको देखें ये क्या चीज़ आप बताएं। बेटा ये एक फैन है, ठीक है, फैन पंखा रुका हुआ है आपके घर में, आप अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पंखा रुका हुआ है तो इसकी एक पर की पोजीशन ये है, एक पर की पोजीशन ये है, एक पर की पोजीशन ये है। अगले हमें इस पर, ये पर यहाँ पे आ गया, देखें यहाँ पे आ गया, ये वाला पर यहाँ पे आ गया और ये वाला पर यहाँ पे आ गया, ऐसे ही है। तो ये समझ रहे ऐसे जैसे बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं, ये पाई बॉन्ड इधर है, फिर ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो जब पंखा रुका हुआ है, जब पंखा रुका हुआ है तो आपको पर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नजर आ रहा है, विजुअलाइज कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जैसे ये पाई बॉन्ड इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पंखे को ऑन कर दूं, अगर मैं पंखे को ऑन कर दूं तो पंखा इतनी स्पीड से घूम रहा होगा कि आप उन परों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पर कहां पे है। उस अलग अलग पर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इतनी तेजी से मूव कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ भी पाइलेक्ट्रॉन, जो आधा पाइलेक्ट्रॉन जो ये पाई बॉन्ड बनाया हमने, 50% इधर होता है, 50% इधर, 50% इधर, 50% इधर, 50%। तो ये इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि ये बॉन्ड, ये जो पर रुके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कब होते हैं, जब हम उसको जो है समझने के लिए बताएं कि पंखे के 3 पर हैं, किसी को बताने हो तो आप पंखा बंद करके बताएंगे ना, पंखा चल रहा होगा तो वो मानेगा ही नहीं कि इसके 3 पर भी हो सकते हैं। लेकिन आप जब उसको रोक के बताएंगे, अच्छा ये इसके 3 पर हैं, लेकिन चूंकि ये चल रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसके आपको पर दिखाई नहीं दे रहे कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसलिए कि रोक के पता चला। सेम इसी तरह ये असल स्ट्रक्चर है, ये असल स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन इतनी फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं अपने अपने वो जो सर्कल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो ऑर्बिटल उनके आपस में, ये 50% इधर, 50% इधर ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, वो उसमें इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं, एक सर्कल बन गया है, तो उसके अंदर इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि आप उनको किसी एक जगह पे फिक्स नहीं कह सकते कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है। ये सिर्फ सपोज्ड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट में कर रहे हैं। मूवमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कहेंगे पाई बॉन्ड का हमें नहीं पता, क्योंकि ये 3 पाई बॉन्ड तो इसकी पॉसिबिलिटी है, 3 पाई बॉन्ड इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या शो करते हैं, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे पंखे के 3 पर रुके हुए हैं तो वो 3 पर काउंट होंगे, स्टेशनरी फिक्स। लेकिन जब पंखा चल रहा है तो उन परों को क्या बोलेंगे, ये डीलोकलाइज्ड हैं, ये मूवमेंट में है। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम इथीन की बात करें, ये इथीन है, इसमें जो बेटा पाई बॉन्ड बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे फिक्स होगा, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये आसानी से उसको डोनेट कर देगा, ये नहीं कि इसकी रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। जबकि बेंजीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्सटेंसिव पूरे रिंग के अंदर, एक्सटेंसिव मतलब पूरी रिंग के अंदर ऐसे फैले हुए हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, नखरे करेगा। इसलिए हम कहते हैं बेंजीन क्या है, एक लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मींस हाईली अनस्टेबल है, क्यों, जो चीज जो है जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतनी ही वो लेस रिएक्टिव होती है। तो बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या शो करते हैं, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, तो समझ आ गया कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पे 2 एटम्स के दरमियान फिक्स नहीं है, 2 एटम्स के दरमियान फिक्स नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 के 6 पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे एक पंखा चल रहा हो तो ऊपर तीनों, पूरी जो उसका प्लेन है, पूरे प्लेन में वो परों का आप देखिए सर्कल बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये पर जब पंखा चल रहा हो तो आपको सर्कल, उसका एज नजर आ रहा होगा कि सर्कल है, अंदर पर कितने हैं, वो इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ बुक्स के मुताबिक आप देख सकते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ है कि जो 1 सेकंड में 12 अरब दफा वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो
चक्कर लगा सकते हैं 1 सेकंड में, इतनी तेजी के साथ ये मूव करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड जब ये बनाते हैं हम, ये प्रपोज स्ट्रक्चर है, हम पाई बॉन्ड का उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ये तो कैक्यूले का स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बात डिस्कस करेंगे रेजोनेंस डिवार स्ट्रक्चर्स भी हैं, उसके अंदर जो है जब एवरेज निकालते हैं तो पाई बॉन्ड्स की चेंज हो जाती है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ही होते हैं, तो इसलिए वो डीलोकलाइज होते हैं, किसी एक जगह पे उसको फिक्स नहीं करते। इसलिए जब भी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने देखा है कि हम उसके अंदर ऐसे सर्कल बना लेते हैं, लेकिन जब रिएक्शन शो करते हैं तो चूंकि सर्कल के साथ रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, तो सर्कल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज से मूव कर रहे हैं, हम कैक्यूले के स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी को उसको हम समझ सकें कि पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है और कैसे वो जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या सीखा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग जितना इधर कर सकता है उतना ही इधर। तो इसको समझ लें, अगर मैं इसको दोबारा कहूं तो अगर समझ लें 6 आपके सामने ये अगर लूप्स है, इस तरह पैरेलल ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 ऑर्बिटल है, तो 6 के 6 ये सेपरेट फर्ज करें, पहले ये ऐसे हैं, तो इसको मैं ऐसे इकट्ठा कर दूं ऐसे, तो नीचे वालों को ऐसे इकट्ठा कर दूं, तो ये इसमें मेरा जो है वो ये मुक्का टाइप बन गया ना, तो ये सर्कल बन गया, ये सर्कल ऊपर बन गया ऐसे, ये ऐसे नीचे भी सर्कल बन गया। तो ये जो नीचे सर्कल ऊपर सर्कल बना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। ये ट्रैक है बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नीचे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दरमियान में क्या है 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ प्लेनर कार्बन एटम, जो कि यहाँ पे जो है वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि दोनों तरफ इक्वल ओवरलैपिंग होगी क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन, सारे पी ऑर्बिटल, ऊपर वाले लूप्स आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, नीचे वाले आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और एक सर्कल सा आपको जो दिखाई दे रहा है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये जो है ना ये सर्कल जो है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। इसी वजह से बेंजीन स्टेबल है, लेस एक्टिव है, जबकि एल्कीन्स जो है वो मोस्ट एक्टिव क्यों होते हैं, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उन पे आसानी से अटैक कर सकता है और बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और डीलोकलाइजेशन जितनी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि पंखे को अगर कोई चोर चोरी करने आता है तो पंखा अगर बंद है तो उसके पर को खोल के चोरी करना आसान है, जबकि अगर पंखा चल रहा हो, पंखा बहुत स्पीड से चल रहा हो और उसको चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब समझ में आया कि अगर पंखा चल रहा है तो उसको चोरी करना मुश्किल हो गया, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है तो इसको यहाँ से निकालना किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्टेबल हो जाएगा, पंखा भी स्टेबल हो जाएगा, चोरी नहीं होगा। सेम इस तरह एक और मिसाल है कि आप एक जो है वो एक चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है और चोर किसी छत पे चढ़ गया। अब वो छत अगर एक ही है, अगर एक ही छत है वो कमरे की, तो वो चोर जाकर ऊपर बैठ गया ऊपर, तो पुलिस आके उसको आसानी से पकड़ लेगी क्योंकि वो लोकलाइज हो गया, एक जगह पे फिक्स हो गया। अगर वो छत आगे एक और छत से कनेक्ट होती, एक और छत से कनेक्टेड होती, और छत से कनेक्टेड होती, जैसे कि ये कनेक्टेड है, ये रिंग में मूव, चोर अगर कोई इधर से इलेक्ट्रोफाइल लेने आया वो घूम के इधर आ जाएगा, इधर तो इतनी तेजी से घूम रहा है वो, तो अगर वो चोर यहाँ पे है, पुलिस आएगी, वो आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा आगे। तो जितनी पॉसिबिलिटीज उस सर्कल में ज्यादा होती जाएंगी उतना ही चोर के पकड़े जाने के चांसेस कम होंगे। चोर को समझ नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो चोर की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा। सेम इस तरह ये जो हमने शो किया है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनके अंदर ये इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं कि कोई भी इनको आसानी से जो है वो गेन नहीं कर सकता, इन पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये था हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम रेजोनेंस मेथड, जिसमें हम आधा तकरीबन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इसको मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे रेजोनेंस मेथड में कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है, ये मैंने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आपको देख सकते हैं पहले स्ट्रक्चर ये बनाया था कि ये यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग करे और यहाँ पे ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये दोनों स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने फाइनल आ जाएगा।
तो दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एल्जेब्रा मेथड का होगा। अल्लाह हाफिज़।